हेलो दोस्तों, इस नए और कमाल के एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दुनिया के एक ऐसे हिस्से को एक्सप्लोर करने वाले हैं ना, जो सच में लिटरली एक अजूबा है। हम बात कर रहे हैं जापान की, एक ऐसी जगह जहां हाइपर फ्यूचरिस्टिक टेक और हजारों साल पुरानी परंपराएं ना सिर्फ एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, बल्कि एक परफेक्ट खूबसूरत बैलेंस के साथ काम करती हैं। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम सोर्स मटेरियल से समझेंगे कि आखिर जापान इस माइंड ब्लोइंग बैलेंस को मेंटेन कैसे करता है। तो चलिए इस एपिक सफर की शुरुआत करते हैं। जस्ट सोचिए जरा, क्या एक ही देश में बल्कि एक ही सड़क पर फ्यूचर और एक 1000 साल पुरानी परंपरा एक साथ जिंदा रह सकते हैं? क्या बुलेट ट्रेन्स और रोबोट्स के तेज शोर के बीच शांति और सुकून मिल सकता है? सुनने में तो ये एकदम इम्पॉसिबल सा कॉन्ट्रास्ट लगता है, राइट? लेकिन आज हम इसी नामुमकिन लगने वाले कॉन्ट्रास्ट को डीकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे जापान इसे अपनी एवरीडे लाइफ का इतना नॉर्मल हिस्सा बनाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले हिस्से पर। सेक्शन 1, टोक्यो, नियॉन एंड ट्रेडिशंस। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। और इस सफर की शुरुआत दुनिया के सबसे वाइब्रेंट शहर से बेहतर और कहां हो सकती है। टोक्यो ना एक सेंसरी ओवरलोड की तरह है। यहाँ नियॉन लाइट्स, हाई एनर्जी और ट्रेडिशंस का एक ऐसा क्रेजी कॉकटेल मिलता है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। एक तरफ देखिए शिबुया क्रॉसिंग की वो विशाल भीड़ और शिंजुकू का ऑर्गेनाइज्ड कियोस्क, जहाँ हजारों लोग एक साथ सड़क पार करते हैं, पर लिटरली कोई किसी से नहीं टकराता। ये फ्यूचरिस्टिक लाइफ का एक्सट्रीम लेवल है। और ठीक इसके ऑपोजिट, इन्हीं सड़कों से बस कुछ ही ब्लॉक्स की दूरी पर हमें मिलता है सेंसोजी टेम्पल और मेजी जिंगू श्राइन। वहां का गहरा सुकून और शांति ऐसी है ना, जो पल भर में दुनिया के सारे शोर को शांत कर दे। लेकिन ठहरिए, टोक्यो सिर्फ प्राचीन मंदिरों और भीड़ तक ही लिमिटेड थोड़ी ना है। ये ग्लोबल पॉप कल्चर का भी एब्सोल्यूट पिनेकल है। फॉर एग्जाम्पल, अकीहाबारा को ही ले लीजिए। ये एनिमे और गेमिंग का मेन सेंटर है। यहाँ की गलियों में ना गेमिंग और गैजेट्स का एक अलग ही यूनिवर्स बसता है। और फिर आता है ओडाइबा, एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक हाईटेक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पहुंचकर लगता है जैसे हम टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आ गए हों। ये दोनों जगहें जापान की उस हाईटेक सेंसरी रिच पॉप कल्चर एनर्जी का सबसे तगड़ा एग्जाम्पल है। ऑलराइट, अब थोड़ा सा टोन और पेस चेंज करते हैं। सेक्शन 2, क्योटो, द सोल ऑफ जापान। क्योंकि देखिए, जापान सिर्फ नियॉन लाइट्स और तेज रफ्तार का ही नाम नहीं है। चलिए अब थोड़ा ठहरते हैं। टोक्यो की उस चकाचौंध को पीछे छोड़कर एक ऐसी जगह चलते हैं जिसे सच में जापान की आत्मा कहा जाता है। क्योटो, एक ऐसी जगह जहां टाइम जैसे थम सा जाता है। यहाँ के आइकॉनिक साइट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जैसे फुशिमी इनारी श्राइन। उसके हजारों लाल टोरी गेट्स के बीच से गुजरना अपने आप में एक गहरी माइंडफुलनेस देता है। फिर है द गोल्डन पवेलियन, यानी केनकाकुजी, जिसकी ब्यूटी पानी में पड़ने वाली उसकी रिफ्लेक्शन से और भी मैजिकल हो जाती है। और अरशियामा का बैम्बू ग्रोव, वहां बांस के ऊंचे पेड़ों के बीच से झनकारती हवा लिटरली एक नेचुरल संगीत क्रिएट करती है। यहाँ की हर एक जगह उस ट्रेडिशनल टी सेरेमनी वाली फिलॉसफी को दर्शाती है, जहाँ हर पल को डीपली महसूस करने पर जोर दिया जाता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज, ये फिलॉसफी हमें जापानीज माइंडसेट के बिल्कुल कोर तक ले जाती है। वाबी साबी, ये सिर्फ एक फैंसी वर्ड नहीं है, बल्कि एक पूरी वे ऑफ लाइफ है। इसका मतलब है उन चीजों में खूबसूरती और परफेक्शन ढूंढना जो इम्परफेक्ट हैं, जिनमें खामियां हैं और जो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। हम सब अक्सर परफेक्शन के पीछे भागते हैं ना, लेकिन वाबी साबी हमें सिखाता है कि जो चीज टूट कर जुड़ती है या जो वक्त के साथ पुरानी हो जाती है, उसकी अपनी एक अलग, बहुत ही एब्सोल्यूट और सच्ची खूबसूरती होती है। ओके, मूविंग ऑन। अब देखते हैं सेक्शन 3, माउंट फूजी एंड ओसाका, नेचर एंड फूड। तो क्योटो के सुकून से निकलकर अब हम वापस थोड़ा एनर्जी बढ़ाते हैं और मिलते हैं जापान के उस रक्षक से जिसे नेचर ने खुद खड़ा किया है, माउंट फूजी। ये सिर्फ एक आम ज्वालामुखी या पहाड़ नहीं है यार, ये जापान का एक सेक्रेड नेशनल सिंबल है, एक ऐसा पवित्र आइकन जो सदियों से इस देश के एक मजबूत गार्डियन के रूप में खड़ा है। माउंट फूजी की वो बर्फ से ढकी हुई चोटी जापानीज आर्ट, कल्चर और लोगों के दिलों में एक बेहद गहरी जगह रखती है।
ये बेसिकली उस एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ का प्रतीक है जो हर मुश्किल के आगे अडिग रहती है। और अब जापान के स्पिरिचुअल चेहरे से हम सीधा चलते हैं कांसाई रीजन के सबसे वाइब्रेंट शहर ओसाका। ओसाका को ना जापान का पेट यानी बेली कहा जाता है। यहाँ आकर एक कमाल का कॉन्सेप्ट सामने आता है, कुइदा ओरे। ये एक सिंपल शब्द नहीं है, ये ओसाका की पूरी वाइब को डिफाइन करता है। इसका सीधा सा मतलब है ईट एंटिल यू ड्रॉप, यानी तब तक खाओ जब तक गिर ना जाओ। ओसाका का फूड कल्चर इतना वाइब्रेंट, इतना लजीज और अनस्टॉपेबल है ना कि यहाँ की गलियों में आकर बस नए नए जायकों में खो जाने का मन करता है। और यहाँ पर भी हमें वो गजब का कॉन्ट्रास्ट फिर से देखने को मिलता है। एक तरफ ओसाका है जहाँ कोई भी खुई दावरे कल्चर में डूबकर एंडलेसली लजीज खाना एंजॉय कर सकता है, और वहीं ठीक दूसरी तरफ नारा है। ओसाका की हलचल से निकलकर जब कोई नारा पहुंचता है तो वहां सड़कों पर आजाद घूमते पवित्र हिरन मिलते हैं। ये हिरन इंसानों को देखकर लिटरली झुककर बो करके सम्मान देते हैं। नो वे राइट। और साथ ही यहाँ है तोदाईजी मंदिर का विशाल ग्रेट बुद्धा। ओसाका के फूड पैराडाइज से लेकर नारा के इस विशाल शांति तक का ये सफर जापान की ट्रू और माइंड बेंडिंग डाइवर्सिटी को सामने लाता है। अब थोड़ा डीपली सोचते हैं सेक्शन 4 के साथ हिरोशिमा जर्नी टू पीस। जापान का इतिहास सिर्फ खूबसूरती और फूड कल्चर तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत गहरे घाव और बेमिसाल हिम्मत की दास्तान भी शामिल है। हिरोशिमा का सफर रेजिलियंस यानी कभी हार ना मानने के जज्बे की सबसे पावरफुल कहानी है। इसे हम इन स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, एटॉमिक ट्रेजेडी जैसी भयानक घटना का सामना करना और उससे उभरना। स्टेप 2, उसी राग से उठकर पीस मेमोरियल पार्क का निर्माण करना जो उन सभी को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और स्टेप 3, एक ऐसे शहर के रूप में उभरना जो आज पूरी दुनिया के लिए शांति का, पीस का सबसे बड़ा ग्लोबल सिंबल बन चुका है। हिरोशिमा हमें बहुत सॉफ्टली सिखाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक नई और शांतिपूर्ण सुबह हमेशा आ सकती है। तो चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं सेक्शन 5 में, द फिलॉसफी ऑफ जापान ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। टोक्यो की नियॉन लाइट से लेकर हिरोशिमा की गहरी शांति तक इस जर्नी में हमने जो कुछ भी एक्सप्लोर किया है वो दरअसल एक खास फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूमता है। इस कोट की गहराई को महसूस कीजिए। द साकुरा यानी चेरी ब्लॉसम्स उन पलों की खूबसूरती पर जोर देते हैं जो बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। जापान में जब साकुरा का मौसम आता है ना तो वो बस थोड़े से समय के लिए होता है, लेकिन वो छोटा सा समय इतना मैजिकल होता है कि लोग सब कुछ छोड़कर उसे निहारते हैं। ये सिर्फ फूल नहीं है, ये किसी भी ट्रैवलर को सिखाते हैं कि लाइफ में हर चीज टेम्पररी है, गुजर जाने वाली है, और इसलिए उस पल की खूबसूरती को उसके खत्म होने से पहले पूरी तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आवर नेक्स्ट कोर कॉन्सेप्ट, ओमोटेनाशी। इसका मतलब है निस्वार्थ, पूरे दिल से की गई हॉस्पिटैलिटी या मेहमान नवाजी। ये सिर्फ किसी के साथ ऊपरी तौर पर अच्छा बर्ताव करना नहीं है, एक्चुअली ये सामने वाले की जरूरत को उसके बोलने से पहले ही डीपली समझ लेना है। ओमोटेनाशी की ये केयर, ये सेल्फलेस एटीट्यूड वहां आने वाले किसी भी विजिटर को अंदर तक ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये हमें वहां एक क्राफ्ट्समैनशिप और एक दूसरे से जुड़ने के उस ह्यूमन एहसास से रूबरू कराता है जिसे शब्दों में डिस्क्राइब करना सच में बहुत मुश्किल है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचाते हुए मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या हम लोग अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वाबी साबी को अपना सकते हैं? क्या हम जिंदगी की खामियों में, उन गुजरते हुए छोटे छोटे पलों में सुकून और परफेक्शन ढूंढ सकते हैं? देखिए, जापान हमें एग्जैक्टली यही सिखाता है कि फ्यूचर के उस हाइपर फास्ट रफ्तार में दौड़ते हुए भी अपनी आत्मा, अपनी परंपरा और लाइफ के इन ब्यूटीफुल कॉन्ट्रडिक्शंस में खूबसूरती देखी जा सकती है। इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल और एक गहरे सुकून के साथ हम इस पेशकश को यहीं एंड करते हैं। इस माइंड बेंडिंग सोर्स मटेरियल के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा, खूबसूरती हमेशा परफेक्शन में नहीं बल्कि उन इम्परफेक्ट पलों में होती है जिन्हें हम सच में जी लेते हैं।